नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद पर लगाम लगाने के मकसद से विमुद्रीकरण का एक बड़ा फैसला करके मौजूदा सरकार ने पूरे देश को हैरत में डालकर एक नया तजुर्बा कराया है। बिना पूरी तैयारी के विमुद्रीकरण करने से देश की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपयों के नोटों को उसी रात 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की थी। जिन लोगों के पास 500 और 1000 रुपयों के नोट हैं, वो उन्हें 30 दिसंबर तक देश के किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर बदल सकते हैं या अपने खातों में जमा कर सकते हैं। इस बीच सरकार ने पुराने नोटों की जगह 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए हैं, जो लोगों को बैंक और एटीएम के जरिए मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि लेन देन के पूरी तरह सामान्य होने में अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नोटबंदी के बाद उन्होंने जनता से 50 दिन का जो समय मांगा है, उसके बाद देश सोने की तरह चमक उठेगा। आगरा में बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, देश सोने की तरह तपकर बाहर निकलेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार के इस फैसले से थोड़े समय के लिए कठिनाई ज़रूर हो रही है, लेकिन शीघ्र ही हालात सामान्य हो जाएंगे। देश की जनता ने जिस तरीके से राष्ट्रहित में लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है, सहयोग और संबल प्रदान किया है, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। इस फैसले से भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों के आर्थिक स्रोतों पर लगाम लगेगी तथा राजनीतिक और प्रशासनिक कामकाज में शुचिता बढ़ेगी। इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी कदम कहें या कुछ और, पर सवाल ये है कि आखिर विमुद्रीकरण की इस कवायद के सबक क्या हैं? क्या इससे आम लोगों को राहत मिल पाएगी या उनके लिए ये एक और हसीन ख्वाब साबित होगा? इस चर्चा में मेरे साथ हैं देश के पूर्व वित्त सचिव CM वासुदेव, अर्थशास्त्री डॉक्टर आलोक पुराणिक, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष SS सिसोदिया और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार नितिन सेठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर आलोक पुराणिक, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि आप लंबे अरसे से अर्थव्यवस्था पर नज़र रखते हैं, आर्थिक नीतियों को भी जानते समझते हैं। ये जो सरकार का कदम है, क्या लगता है आपको? लोगों के दिल में बड़ा संशय है कि ये सरकार ने कोई जुआ खेला है, कामयाब होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने प्रतिशत होगा? आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि ये कदम तो बहुत ज़रूरी कदम था और भ्रष्टाचार के कैंसर के लिए एक इस तरह का कदम था कि इसको उठाया जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसके जो इलाज में तकलीफ़ें आ रही हैं, वो तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं कि कई बार लगता है कि ये तकलीफ़ें ना होती तो बेहतर होता। जैसे ग्राउंड रियलिटी ये है कि तमाम सरकारी बैंकों में अभी कैश अवेलेबल ही नहीं है जी, और प्राइवेट में भी नहीं है, आज प्राइवेट में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। और कई सारे कदम जो सरकार जैसे बाद में उठाए जा रहे हैं, ये कदम पहले उठ गए होते संशय कुछ कम होता। जैसे अभी ही उठाए कि साहब किसान पुराने 500 के नोट से बीज खरीद सकते हैं। अभी शाम को एक दूसरा स्टेप आया कि 60 दिन तक कर्ज जो वापसी की जानी है नवंबर से लेकर दिसंबर तक, उस कर्ज वापसी में डिले हो सकता है। अभी 2.5 लाख रुपए शादी के लिए निकाले जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारियां, जो व्यवहारिक समस्याएं अब धीमे धीमे उसका निराकरण हो रहा है, अगर ये पहले हो गया होता तो चीज़ें कम शंका पैदा करती। होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में चीज़ें खाली तथ्यों से नहीं चलती, आशाओं और आशंकाओं से चलती हैं। आशंकाओं का निराकरण अगर थोड़ा और पहले हो गया होता तो अब उतना डर नहीं होता। अब डर बहुत ज़्यादा है और उस डर का कम से कम मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने कमी आने के मुझे आसार दिखाई नहीं पड़ते। 3-4 महीने का समय आप कह रहे हैं। CM वासुदेव साहब, आप तो देश के वित्त सचिव रहे हैं, आपकी क्या राय है कि जो हालात हैं, कब तक देश इससे उबर पाएगा और क्या ये जो कदम उठाया गया है, इसके सफल रहने के या असफल रहने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं? CM वासुदेव साहब के पास हम आएंगे, कुछ तकनीकी कारणों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। SS सिसोदिया साहब, आप बैंक ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं और बैंकों में जो हालात हैं, वो अधिकारी उसके बारे में क्या रिपोर्टें दे रहे हैं? देखिए, ब्लैक मनी तो इंडियन इकोनॉमी में एक कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है जी, लेकिन किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, ये जो हालात इस समय चल रहे हैं, ये ट्रीटमेंट की कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन थ्रू आउट द इंडिया
हो गई है। इसको यदि सही तरीके से एग्जीक्यूशन इसका किया जाता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आज हमारे सामने आ रही हैं और SOS ट्रीटमेंट के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर एक्शंस हो रहे हैं, यदि प्रॉपरली विजुलाइज किया गया होता तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट डे से हो जाती। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए था? देखिए, यदि आप 81% ऑफ द टोटल करेंसी को ब्लॉक करने जा रहे हैं, 78 में हुई थी जी, जहां पर 1000 और 10,000 के नोट वो सर्कुलेशन में नहीं थे, वो ब्लैक मार्केटर की तिजोरी में थे या बैंक में जमा थे एक नंबर के हिसाब से। उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आराम से उनको बंद कर दिया गया, एक्सचेंज हो गए। आज यदि 81% करेंसी आप सर्कुलेशन से एकदम निकाल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्लैक मार्केटियर्स का तो लॉस है यदि कितनी % ऑफ द टोटल ब्लैक मार्केट मनी इज इन फॉर्म ऑफ करेंसी। उसके अलावा जो वाइट करेंसी है उसको भी आपने एकदम वही ट्रीटमेंट दे दिया कि वाइट करेंसी वाला आदमी बहुत परेशान है। आज कौन परेशान है? जिसके पास बहुत पैसा है वो परेशान नहीं है, वो तो इस सिचुएशन का फ़ायदा लेके फिर कोशिश कर रहा है कि उस ब्लैक मनी को वाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा? यदि आप ब्लैक मनी को ही रोकना चाहते हैं तो व्हाई यू हैव नॉट थॉट ऑफ दैट थिंग दैट देयर विल बी रेजिस्टेंस जी, फ्रॉम द सोसाइटी, देयर विल बी रेजिस्टेंस फ्रॉम हिंदी में दैट कहें तो ज़्यादा कैटेगरी। अच्छा रहेगा जी। उस कैटेगरी से भी रेजिस्टेंस होगा जिसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। उसका ऐसा लगता है कि सरकार ने अब धीरे धीरे उन चीज़ों को, पहले ATM 4,500 ATM में रश हो गया, कैश खत्म होने लगा, 2,000 ब्रांचेस में कैश नहीं है कस्टमर्स को देने के लिए जी, ये तो एक्सचेंज। और इसकी वजह से जो रेगुलर कस्टमर है बैंक का वो कितना सफ़र कर रहा है, उसको बैंक प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो स्टैंडर्ड से नहीं दे पा रहा जिस स्टैंडर्ड से इससे पहले दे रहा था। इसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में होगा, जो आज नहीं, वो दिस यू विल सी कि इसका इम्पैक्ट निकल के 1 साल के बाद व्हाट विल बी द टोटल इम्पैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन। जी, तो हमारे हिसाब से ये जो तरीका, आपको ATMs को पहले अपग्रेड कर देना चाहिए था। आपको करेंसी यदि इतनी तो छापनी थी कि उसकी एकदम रिप्लेसमेंट के लिए यू आर रेडी। जी, आपने उसकी कितनी % को, जब 81% आप ब्लॉक कर रहे हैं जी, और 20% नई करेंसी लेके आके आप उसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकली इट्स अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द प्लानिंग। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। आलोक पुराणिक साहब, रघुराम राजन साहब जो RBI के गवर्नर थे, जी जी, उनके बयान आ रहे हैं कि वो साहब, उनके सामने भी ये प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं थे और वो ये कह रहे हैं कि साहब ये कोई तरीक़ा नहीं है क्योंकि इसमें तो चालाक लोग रास्ता निकाल लेंगे, जैसा अभी सिसोदिया साहब बता रहे थे। और यह है कि लोग सोना ख़रीदेंगे, तो हमने ये भी सुना कि पूरी पूरी रात सराफा बाज़ार खुले रहे और लोगों ने अपने काले धन को सोने में तब्दील किया। तो फिर जो जिस चीज़ पर हमला करना था सरकार को, जिस चीज़ पर काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, इन 3 चीज़ों को बताया गया था, तो जो काला धन वाला मामला है वो तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। नहीं राजन साहब, ये बात अपनी का सही है, लेकिन देखिए ये तो आप जब भी कोई स्टेप लगाएंगे, स्मार्ट लोग हमेशा रास्ता निकाल ही लेंगे। जी, स्मार्ट लोग तो वहाँ भी रास्ता निकाल लेंगे जहाँ कैशलेस है। तो ये कदम बहुत बढ़िया कदम है, ऐसा कदम उठाए जाते रहना चाहिए, पर इस कदम से पहले तैयारियां नहीं की गई। मूल सवाल इसमें ये उठता है, उसमें सवाल ये उठता था कि जैसे अब ये बाद में हम सुनने को आ रहा है कि साहब ATM को एडजस्ट किया जाएगा नए नोटों के हिसाब से, जी, जो करेंसी का रिक्वायरमेंट है वो वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो ये कोई इसके लिए आपको, मतलब यू डोंट हैव टू बी इकोनॉमिस्ट, आपको अर्थशास्त्री नहीं होना इन चीज़ों को समझने के लिए कि जैसे ही आप घोषित करेंगे 500,000 के नोट खत्म हो गए, लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। तो ये तैयारी कम है, यानी मैं इसके इलाज के तरीके पे मेरी आपत्ति, लेकिन इलाज होना चाहिए, इस पे मेरी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये बताएं कि इलाज अगर ये हो रहा है तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, ज़रा ये बताइए। मैं आपको फ़ायदा नंबर 1 बताता हूँ कि फ़ायदे दिखने शुरू हो गए हैं। आप देखें, हमें इस तरह की रिपोर्ट मिलनी शुरू हुई है कि साहब उतने लाख रुपए नदी में बहा दिए गए। और ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कह रही थी कि इस अमाउंट से 3 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में वापस ही लौट के नहीं आने वाला। सिस्टम में वापस ना लौट के आने का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों की मांग काले धन पर आधारित है
उन चीज़ों की मांग में कमी आएगी, उन माफी चीज़ों के के भाव साथ में कमी आएगी। इस वक्त हमारे साथ सीएम वासुदेव साहब जुड़ गए हैं। सीएम वासुदेव साहब, आप वित्त सचिव रहे हैं, आप सरकार के इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? कहा यह जा रहा है कि आम लोग बहुत परेशान हैं और अगले 3-4 महीनों तक तो राहत की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। आप क्या कहेंगे, क्या ये आपकी नज़र में जो कदम सरकार ने उठाया है सही है और इससे आम लोगों को राहत कैसे मिल पाएगी? नहीं, देखिए, मैं इतना ज़्यादा निराशावादी नहीं हूँ। कदम तो बिल्कुल सही है, इसमें इसके बहुत किस्म के फ़ायदे हैं, मगर जाहिर है कि जो इसको इम्प्लीमेंट करने में कमियां हैं उसका पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता था, कुछ, सबका तो नहीं, कुछ हद तक, क्योंकि इतना बड़ा अगर काम आप कर रहे हैं, 14 लाख करोड़ के करेंसी नोट्स को आपको बदलना है, तो उसमें बिना किसी तकलीफ़ के तो हो नहीं सकता। लोगों को तकलीफ़ तो होगी, मगर वो तकलीफ़ कहाँ तक कम की जा सकती थी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। मगर मैं ये मानता हूँ कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मार्केट में नई करेंसी आ जाएगी और जो नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वो चालू हो जानी चाहिए। अब इससे फ़ायदे क्या मिलेंगे, ये तो 31 दिसंबर के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर बैंकों के डिपॉजिट्स में काफ़ी इजाफा हो, 20% 30% बैंक डिपॉजिट्स बढ़ जाएं और जो लोग अपना जमा कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगे और सरकार के टैक्स रेवेन्यूज़ में भी इजाफा हो, तो ये इससे अंदाज़ा लगेगा कि इससे इस पूरे जो लोगों को परेशानियों में डाला गया है उससे कोई अर्थव्यवस्था में लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका मैं समझता हूँ चर्चा इस पे ज़्यादा होनी चाहिए। जो समस्याएं हैं सब कुछ हद तक झेलनी पड़ेंगी लोगों को और कुछ हद तक सरकार को पहले से इसका अंदाज़ा लगा के उसको कम करनी चाहिए थी। जैसे मसलन मैं बताऊं, एक एटीएम वाला जो मसला है उसको तो नोट्स की अगर साइज़ बराबर रखते तो इतनी समस्या ना होती। दूसरा ये कि लोगों से ये कहा जाता है भाई शुरू में आप अपना जमा करने के बजाय अपना नोट अपने विड्रॉल करिए और एक्सचेंज करिए, मगर लोगों की ज़्यादा लाइनें इस तरफ लग गई कि अपना पुराने नोटों को बदलना शुरू कर दिया और डिपॉजिट्स और विड्रॉल के ऊपर कम तवज्जो थी। तो सरकार को ज़रा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनको सामने लाना चाहिए था ताकि वो असलियत बता सकें। वो बिल्कुल बैकग्राउंड में हैं, रिज़र्व बैंक के लोग सामने आने चाहिए थे। तो इस किस्म की समस्याएं हैं जो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, मगर इससे ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा स्कीम ही जो है, रिफॉर्म जो है, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन का, आपने जो बताया वो ही गलत था। उसमें तो बहुत सपोर्टिव है। जी, आपने बताया कि 14 लाख करोड़ के करेंसी नोट बदले जाने हैं, उसमें से रिजर्व बैंक की प्रेस रिलीज मेरे सामने है, बदले जाने हैं। उन्होंने कहा है कि 5,45,000 करोड़ जो है वो बैंकों में आया है। इसमें से 33,000 करोड़ रुपया तो वो है कि जो लोगों ने बदला है, बाकी जमा हुआ है, यानी जो एक तरह से काला धन अगर माने कि वो बैंकों में वापस आया, लेकिन अभी भी आधे से भी कम ये रकम कही जा रही है। और इसमें अभी आलोक कह रहे थे कि 3 लाख करोड़ शायद वापस नहीं आएगा क्योंकि वो लोगों ने बर्बाद कर दिया या छिपा दिया या उसको सामने नहीं लाना चाहते। ऐसे में इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर नहीं आएगा तो वो तो इस सब का अर्थव्यवस्था पर देखिए, अगर वो 3 लाख करोड़ के करीब नोट्स नहीं आएंगे, जी हाँ मैं बता रहा हूँ, 3 लाख के करोड़ अगर नोट नहीं आएंगे तो वो तो अच्छा लक्षण है कि इतना ब्लैक मनी आपके सिस्टम से निकल गया। अर्थव्यवस्था पे मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में कुछ असर खराब पड़ेगा। आपकी डिमांड में बहुत कंप्रेशन हुआ है, मंदी आई है कई सेक्टर्स में, तो उससे अर्थव्यवस्था मेरे ख्याल जो क्वार्टर 31 दिसंबर तक पूरा होगा उसमें तो काफ़ी गिरावट आने का अंदेशा है। मगर उसके बाद जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी, नई करेंसी लोगों के पास आ जाएगी, तो कारोबार सही ढंग से चलने लगेगा। तो अगले वर्ष में इससे 1 जनवरी के बाद कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। तो जो मंदी का असर इस क्वार्टर में पड़ेगा उसका कुछ बेहतरी होगी अगले साल में। जी लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था पे बुरा असर नहीं होगा। ठीक है, टेम्पररी जो सेटबैक है वो होगा, रिसेशन होगा,
मगर लॉन्ग टर्म इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमी को। सारी रेगुलर इकोनॉमी हो जाएगी, बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कम हो जाएगी, काउंटरफीट करेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सारे लाभ आपको अगले साल दिखाई आप देंगे। हैं सीएम वासुदेव साहब, मैं आता हूं आपके पास में। टर्म इकोनॉमिक जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ नितिन सेठी भी जुड़ गए हैं, आप जाने माने आर्थिक पत्रकार हैं। नितिन, आपकी राय पिछले एक हफ्ते में कुछ बदली है सरकार की जो इस नीति है? क्योंकि शुरुआती दिनों में काफ़ी स्केप्टिकल थे आप इस स्कीम को लेकर के, इस योजना को लेकर। मैं स्केप्टिकल तो नहीं हूँ, खौफ बढ़ता जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार का दिख रहा है कि तैयारी कितनी कम थी। जी, अगर तैयारी अच्छी होती तो चाहे इससे मुनाफा ना होता, शायद नुकसान इतना ना होता। और अब विश्वास बढ़ता रहा है कि तैयारी बहुत ही ख़राब है। कुछ चीज़ें इतनी बेसिक हैं जो सब लगता था कि इसके लिए तो कम से कम तैयारी करके रखी ही होगी। छोटी छोटी चीज़ें आप जैसे सोचिए कि कैश वैन कितनी है हमारे पास, एटीएम कहाँ है कहाँ नहीं है, बैंक अकाउंट चाहे खुलवा दिए हो, ब्रांच है कि नहीं है गांव में, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर एवरेज बिहार में ब्रांच पे जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है किसी आला अफसर को, छोटा अफसर भी कोई बैंकिंग सेक्टर में कभी काम किया हो तो ये सब आपको जानकारी आराम से दे देगा। आपका करीब का ब्रांच मैनेजर ही बता देगा कि रूरल में मैं पोस्टिंग नहीं लेता कि ना वहाँ ब्रांच है, ना बिजली है, ना पानी है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है सरकार को पहले से ही समझ आनी चाहिए थी, नहीं हुई। इसका बहुत मुझे अजीब लगता है कि कैसे पॉलिटिकल क्लास तक ये मैसेज नहीं पहुंचा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर असली में क्या है। हमारा रिटोरिक जो भी हो सकता है कि 99% लोगों के पास जनधन अकाउंट है, ये सब पता होना चाहिए। दूसरा, प्रतिशत लोगों के पास 99% लोगों के पास कहने को जनधन अकाउंट है। 22 करोड़ जनधन अकाउंट मई 2016 में थे, और बाकी जो है इसका डबल भी आप लगा लीजिए तो भी 60 से या 50 से आंकड़ा ऊपर नहीं जाता। सरकार ने 99% बोला, उसको भी मान के चलिए तो सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती थी कि इनमें से 1/3 अकाउंट जो है उन्हीं के खुले हैं जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट थे जी। ये भी कहती थी कि इसमें से 63% अकाउंट शहरों में खुले हैं, रूरल में नहीं खुले। उसके बाद ये भी पता था कि हमारे जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है उनमें से 60% काम नहीं करते हैं। हमें ये भी पता था कि हमारी ब्रांचेस कहाँ तक हैं, एटीएम में 30% 40% मशीन्स काम नहीं करती किसी भी टाइम पे, ये भी पता था। मतलब ये आंकड़े सामने थे, कोई ऐसी नई कुवत नहीं हुई, कोई नया माहौल नहीं पैदा हुआ कि ये आंकड़े सामने आए हो। इन सब को आप साइड भी रख दें कि ठीक है ये सब गलत हो गया। उसके बाद एक बेसिक लॉजिक जो अर्थशास्त्र का होता है कि आपने 500 और 1000 रुपए के नोट निकाले, 2 मुद्दों से निकाले। आपने कहा कि काला धन का विसर्जन नहीं होगा। काला धन नोट नहीं होता, काला धन काले धंधे होते हैं। उन धंधों पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो ये वापस अभी भी हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ के करीब वापस पैसा निकल गया है। ये लोग पैसा वापस जाएगा, लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोबारा लगाएंगे। जिसको हम इनफॉर्मल इकोनॉमी बोलते हैं उसको सरकार काला धन बोलती रहेगी, वो इकोनॉमी चलती रहेगी। दूसरा कि उसके बाद जो क्रिया से इन लोगों ने अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले हैं, वो नोटिफिकेशन कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। अगर उसका आप माहौल देखें कि आज एक नोटिफिकेशन निकाला, परसों उसको पलट दिया। जैसे आज बोला गया कि फार्मर्स को सीड्स के लिए, बीज के लिए पैसा दिया जाएगा, जबकि 15 दिन बुआई के निकल गए। 15 दिन बुआई के निकल गए, 40% करीबन बुआई हो गई, मतलब करीबन 60% सीड ऑलरेडी खरीदे गए हैं। दूसरा, सिर्फ 25% सीड जो होते हैं सरकारी दुकानों से निकलते हैं, बाकी से प्राइवेट सेक्टर से निकलते हैं। अभी सीएम वासुदेव साहब जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं और डॉक्टर आलोक पुराणिक साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा कदम है, देश हित में है, बहुत ज़रूरी था और इससे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। आपकी क्या अपेक्षा है कि क्या अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारा जीडीपी 2% बढ़ेगा जो अनुमान लगाया जा रहा है, और ये कि जनधन खातों में काफ़ी पैसा आएगा और इंटरेस्ट रेट भी कम होगा? 2 चीज़ें मेरे ख्याल से कहने का कि अर्थशास्त्री अलग अलग तरीके से मापदंड करते हैं कि कितने महीनों में अर्थव्यवस्था वापस आ जाएगी। आपके और मेरे लिए जो डेबिट कार्ड पे चलते हैं उनके लिए 2 महीने में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आम आदमी जो 3000-2000 रुपये तनख्वाह कैश में लेता है उसी पे, और जो गले से पैसा उठाता है उसी पे अपना पूरा रोज़मर्रा चलाता है, उसके लिए 2 महीने में ज़िंदगी तबाह हो सकती है। छोटे दुकानदार, छोटी कंपनियां जो कैश में पेमेंट करती हैं, फैक्ट्रियां छोटी छोटी गाँव के आसपास या छोटे बी टाउन्स में, उनका पूरा क्रेडिट साइकिल 6 महीने 8 महीने में ख़त्म हो सकता है, एकदम ज़मीन पे आ सकता है। तो उनके लिए 6 महीने बहुत अलग चीज़ है, हमारे लिए 6 महीने अलग चीज़ है। एक ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये मानना आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि 60 से 70% हमारी जो इकॉनमी है वो इसी धड़ेले पे चलती है। ये जो डेबिट कार्ड वाली इकॉनमी है बहुत छोटी सी है, हमें लगता है बहुत बड़ी कि हम इन्हीं लोगों से अपने एक शेल में बंधे हैं,
तो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट होगा, अगर आप अजय शाह जैसे लोगों को पढ़ें जिन्होंने सरकार में रह के इस पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे इसका एक स्पायरलिंग इफेक्ट है, रिकवरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी और साल भर में आप वापस नहीं उभर पाएंगे इससे, लेकिन उस साल भर में कितने लोगों की जिंदगियां तबाह होंगी उसका रिकॉर्ड अर्थशास्त्र से नहीं लगता है। ठीक है सिसोदिया साहब, अभी बैंकिंग सिस्टम की बात हुई कि हमारे बैंक जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं थे और उनको ज़्यादा बेहतर किए जाने की ज़रूरत थी, आप भी ये पहले कह रहे थे। अभी जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे बैंकिंग सिस्टम का जी, उसको फौरी तौर पे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ताकि जैसा भी नितिन कह रहे थे कि जो गांव देहात में लोग हैं उनको राहत मिल सके। क्योंकि मैं बुलंदशहर से आता हूं और वहाँ के जो कि दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी लोगों की हालत ख़राब है। किसानों के पास में तो वाकई पैसा नहीं है, न खाद के लिए न बीज के लिए। और ये जो 2.5 लाख रुपया शादी के लिए देने की बात की गई, कितने लोगों को मिल पाएगा, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो कैसे ये सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है आपकी नज़र? देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस पर्पज से किया गया था, हम उससे भटक गए हैं। ये डिमांड रही थी ट्रेड यूनियंस की कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिससे कि बैंकिंग आम आदमी तक पहुंचे। जी, वो नेटवर्क स्प्रेड नहीं हुआ। रूरल, सेमी अर्बन, ये जो कैटेगराइजेशन है, ये बैंक में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे साथी ने कहा कि रूरल ब्रांचेस, वहाँ पर स्टाफ, आई डोंट एग्री विद इट। यदि बैंक कोई भी यदि कहीं ब्रांच खोलता है तो वहाँ पे स्टाफ तो पोस्ट होता ही है, एंड देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ पोस्टिंग। बात यह है कि कहाँ पर हम पहुँचे। 80% पब्लिक तक अभी हम रीचेबल उसमें नहीं है। अब यदि ये जो स्कीम लगाई आपने, इस स्कीम में मैंने कहा जैसे कि सफरर कौन है, ठीक, सफरर तो वो है, और बैंक भी, आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो हेल्थ है वो भी इससे डिटोरिएट होगी। आप इनफ्लो जो आ रहा है मनी का ब्रांचेस में, बैंक्स में, उसकी एवरेज कॉस्ट भी 4% मान के चलिए, ठीक है। और वो डिपॉजिट अब वो फिर एफडीज एंड टर्म डिपॉजिट्स में भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्रेडिट नहीं बढ़ रहा। दैट विल बी ओनली लायबिलिटी इंक्रीजिंग इन द बैंक्स। ठीक है सिसोदिया साहब। आलोक पुराणिक साहब, अभी बात हो रही थी कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो पाएगी। आपने भी कहा कि बेहतर होगी, लेकिन जैसा नितिन ने जो सवाल उठाए हैं कि जो आम आदमी है, मझला है, दरमियाने उसमें है, बिजनेस में है, वो तबाह हो रहा है और उसको कम से कम 6 महीने लगेंगे पटरी पे आने में, जब ये सिस्टम वापस आने लगेगा। तो वैसे में क्या जो हमारा जीडीपी है, जिसको हम और 2% आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, वो जितना है उतना कायम रह पाए? जीडीपी तो कम होने की आशंका व्यक्त कर ही दी गई है। अभी 4 एस्टीमेट्स आए हैं, उसमें एक एस्टीमेट तो कहता है कि 3.5% तक गिर जाएगा। जी, तो वो उसे समझने के लिए अर्थशास्त्री होने की जरूरत बिल्कुल नहीं कि जीडीपी कम हो रहा है। आप मार्केट जाके देख लीजिए, मार्केट खाली है। आज ये सेंसेक्स गिरा है 385 पॉइंट। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले कम से कम 1.5 साल जीडीपी 7% से नीचे रहने वाला, ऊपर जाने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बात की बात है कि हम कैशलेस इकॉनमी की ओर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ कम कैश की इकॉनमी में जाना पड़ेगा अंततः, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस देश में 65 करोड़ डेबिट कार्ड इशू हो चुके हैं। अब 65 करोड़ का मतलब अब आधी पॉपुलेशन के पास डेबिट कार्ड है। दिक्कत क्या इस मुल्क के साथ है कि आंकड़ों को हम एग्जैक्टली वैसे नहीं ले सकते। डेबिट कार्ड जिसके पास है वो उसको यूज़ मजबूरी में कर रहा है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि साहब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक्सेप्ट करने की पहले जितनी डिमांड आया करती थी पूरे साल में वो महीने भर में आ रही है जी। तो इसके पहले थोड़ा जन जागृति अभियान चला लिया गया होता, इलेक्ट्रॉनिक कैश से कैसे डील करें बता दिया गया होता। आप बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, दिल्ली में समस्याएं पेश आ रही हैं। दिल्ली में आप एटीएम से पैसा निकाल नहीं सकते। जिनके पास डेबिट कार्ड है वो उसको यूज़ करने के लिए उन्मुख नहीं है। तो ये थोड़ा सा शिक्षण का काम है, ठीक, थोड़ा लंबा काम है। जी नितिन, आप कुछ कह रहे थे बहुत संक्षेप। हाँ, मैं कहता कि इस पूरे काम का मकसद जो बोला गया है, कम से कम 2 बोला गया कि एक काला धन पकड़ा जाएगा, वो क्लियर है कि इसे काला धन नहीं पकड़ा जाएगा। दूसरा है कि काउंटरफीट मनी रुकता, नकली पैसा रुकता। उसके लिए बहुत आसान तरीका था, 6 महीने में आप 500 और 1000 के नोट हल्के हल्के निकालते रहते सिस्टम से, नए वाले डालते रहते, वो आराम से हो सकता था। तीसरा काम जो ये जिसके बारे में बात करें, जिसके लिए लोगों को समझाने की ज़रूरत थी कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर की तरफ आएँ,
वो आप 3 साल में भी कर सकते हैं। उसके लिए झटका देने का कोई कारण नहीं समझ आता कि झटका किस लिए दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन सेठी, एस एस सिसोदिया साहब, डॉक्टर आलोक पुराणिक और प्रोफेसर CM वासुदेव साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवालिया निशान लगे हुए हैं सरकार के इस फैसले पे कि विमुद्रीकरण से फ़ायदा कितना होगा, किस हद तक होगा और कितने समय में होगा। बहरहाल उम्मीद ये करनी चाहिए कि देश हित में जो कदम उठाया गया है वो बेहतरी की तरफ जाए, बेहतर साबित हो। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।